कोई मास है, ठीक है, इसको अपना वेट मशीन में हैंग करते हो, वेट मशीन में। अब अगर इसको वाटर के अंदर तुम रखकर वेट मशीन के अंदर हैंग करो तो इसकी मास आपको कम मास दिखेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो मास कम होता है, मास नहीं कम होगा, सॉरी मास नहीं बोलना चाहिए, वेट वर्ड बोलना चाहिए। तो वेट कम होगा तो हम इस वेट को क्या बोलेंगे? एपेरेंट वेट। एपेरेंट वेट कम फील हुआ। क्लियर है ना? क्योंकि वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है। तो फोर्स तो डिपेंड करेगा बहुत सारा पैरामीटर, फोर्स कोई कांस्टेंट चीज होता नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर मास एक कांस्टेंट चीजें होती है। तो इस एग्जांपल से फिर से एक बात क्लियर हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट क्या रहेगा, वेट या मास? मास, है ना? कांस्टेंट रहेगा मास, और वेट डिपेंड करेगा सराउंडिंग पर। फोर्स कौन लगाता है? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा फोर्स। देखो फोर्स जब भी लगता है ना, इस पे थर्ड लॉ में और भी बातें करेंगे, ठीक है। फोर्स एक फेनोमेनन है। कैसा फेनोमेनन है? ये इंटरेक्शन का फेनोमेनन है। इस बात को जरा समझिए, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इस चैप्टर में फिजिक्स में हमें फोर्स ही सीखना है। इसका मतलब क्या है? मानो कोई ऑब्जेक्ट अकेले, एक आइसोलेटेड सिस्टम सोचो, वहां पे फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक किसी के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चाहे कोई सा भी फोर्स हो, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, अब अकेले मास है तो वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स का कोई मीनिंग नहीं है जब तक अनलेस उसके आसपास कोई दूसरा मास नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, समहाउ चार्ज, अकेले चार्ज क्या फोर्स लगाएगा? जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या कोई दूसरा चार्ज, कुछ मिलना चाहिए इंटरेक्शन करने के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे आपको बातचीत करना है तो कोई एक आदमी मिले तब तो बातचीत करोगे, अकेले में थोड़ी बात करोगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फोर्स भी कुछ ऐसा ही है। फोर्स एक इंटरेक्शन वाला फेनोमेनन है, कोई होता है तभी फोर्स एग्जिस्ट करता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब जिससे इंटरेक्शन करेगा, सराउंडिंग, इंटरेक्शन किससे करेगा? सराउंडिंग से। अगर सराउंडिंग में चेंज होगा तो इंटरेक्शन चेंज होगा, इंटरेक्शन चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स देखो, जैसे मान लो ये एक मास है बेचारा m1, ये जब तक इनवर्स में अकेले रहेगा कोई ग्रेविटेशन फोर्स नाम का चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर जैसे ही कोई दूसरा मास आया, इसके इनवर्स में कोई दूसरा मास आया, ये तो एक अलग ही झंझट है भाई। इसके इनवर्स में जैसे ही कोई दूसरा मास आया, ये इंटरेक्शन करना शुरू कर देगा। मान लो m2, पर ये ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगाएगा या इस पे कितना लगेगा? F इक्वल टू याद है ना, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। बहुत ध्यान देखो, अगर ये m2 जैसे जैसे चेंज होगा फोर्स चेंज नहीं होगा? होगा ना जी? तो कहना है कि इसका सराउंडिंग जैसे ही चेंज होगा वैसे ही इसका फोर्स भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्योंकि फोर्स जो है वो इंटरेक्शन का चीज है, और इंटरेक्शन मतलब सराउंडिंग से बातचीत। तो जैसे ही सराउंडिंग, जैसे आप मान लो अपनी एग्जांपल ले लो, आपके बगल में दोस्त है तो बातचीत अलग लेवल का होगा। टीचर आ जाए बातचीत अलग होगा, पेरेंट आएगा बातचीत अलग होगा। तो आपका जो बात करना वो किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग पे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से वेट है, वेट डिपेंड करता है सराउंडिंग पे, सराउंडिंग में कौन है, कितना फोर्स लग रहा है। और चूंकि वेट जो है एक फोर्स है, इसीलिए वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा, है ना? अगर वो लिफ्ट के अंदर चला गया चेंज हो जाएगा, पानी के अंदर चला गया चेंज हो जाएगा, लिफ्ट का ही सराउंडिंग चेंज हो जाए, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी अलग होगा, एक्सेलरेटेड है अलग होगा। ठीक है, ओके। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। हम लोग फिर से सिलेबस पे आते हैं। तो हम लोग जो कर रहे थे, अपना टॉपिक था वेरिएशन ऑफ वेट इन द लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर वेट का वेरिएशन, है ना? उसमें 3 4 5 केस किए थे, 2 केस हम लोग क्लास में कर लिए थे, बाकी आपको होमवर्क बोला था। एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं। पहला केस था कि अगर कोई लिफ्ट मान लो नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से, तो इस केस में वेट जो है ये डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है ना? और इक्वेशन बन जाता है एम जी माइनस ए। क्लियर है ना? और अपेरेंट वेट डिक्रीज किया, अपेरेंट वेट डिक्रीज किया। क्लियर है ना? ये तो क्लास में किए थे। दूसरा केस क्या था? अगर मान लो कोई लिफ्ट
ऊपर की तरफ जा रहा हो ए एक्सेलरेशन से, तब हमारा वेट जो है ये इंक्रीज कर जाता है और क्या हो जाता है जी प्लस ए, इसकी वेट इंक्रीज कर गया, एपेरेंट वेट बोलेंगे इसको। तीसरा एक केस किए थे, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तब इसका वेट क्या मिला था जी, mg मिला था। क्लियर है ना। फिर एक केस किए थे, या नहीं किए तो उसको जल्दी से लिख भी लीजिएगा, कि अगर ये रेस्ट में हो, लिफ्ट जो है हमारा रेस्ट में है, अब इस समय वेट कितना होगा, तो आंसर फिर से क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। सबके अंदर एक आदमी बैठा देंगे। ये सारी केस कुछ हम लोग क्लास में किए थे, कुछ आपको होमवर्क दिया था। क्लियर है ना। एक लास्ट केस कीजिए, एक लास्ट केस कीजिए, वो मैं यहां पे दे रहा हूं कि अगर मान लो कोई लिफ्ट नीचे ही जा रहा है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन g के बराबर है, कोई लिफ्ट नीचे जा रहा है एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन इक्वल टू 9.81 यानी कि g के बराबर, अब इस पर्सन का वेट कितना होगा आपको देखना है। ठीक है, इस केस में इसका वेट कितना होगा, आंसर है 0, क्योंकि नीचे वाला केस में हो गया था एम जी माइनस ए, पर आप बोल रहे हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है जी, तो ए का वैल्यू जी डालो, तो एम जी माइनस जी, आंसर हो गया 0। तो इसको बोलते हैं वेटलेस कंडीशन, इसी को बोलते हैं वेटलेस कंडीशन। अब इसको वेट ही फील नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं वेटलेस कंडीशन, वेटलेस कंडीशन। ठीक है, और याद रखिए जब भी किसी बॉडी का नेट एक्सेलरेशन जी हो जाता है तब उसको हम लोग फ्री फॉल भी बोल सकते हैं। इसमें हर वो फॉर्मूला काम करेगा जो फॉर्मूला मैंने आपको फ्री फॉल में याद कराया है। तो कभी भी एक कंडीशन आ जाए, फिर इसका कुछ भी कैलकुलेशन आपसे करवाए, टाइम निकाले, कुछ भी बोले, तो आप फ्री फॉल के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग यहां पर बोल देंगे फ्री फॉल भी, फ्री फॉल। क्यों फ्री फॉल, नेट एक्सेलरेशन जी हुआ, जैसे कोई पार्टिकल को ऊपर से छोड़ोगे वो नीचे आएगा, उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना जी, ये भी पूरा मान लो एक पार्टिकल है, ये नीचे जा रहा है, उसकी एक्सेलरेशन भी जी है, तो वो पार्टिकल और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो ये पूरा का पूरा एक फ्री फॉल हो गया। ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर है ना। ओके, अब ना हमें सेकेंड लॉ पे काम करना है, तो मैं कुछ स्टेप लिखा देता हूं, हालांकि ये सब सेकेंड लॉ ही यूज किए, फिर भी हम लोग एक स्टेप लिख लेंगे। क्या स्टेप है पहले ध्यान समझ लीजिए। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सारा फोर्स रिजॉल्व करना है एक्सिस के लॉन्ग, और उसके बाद हम लोग करेंगे नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू एम ए, पर ए किसका लेंगे, एक्स डायरेक्शन का। सेम इसी तरीके से नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू एम इंटू वाई डायरेक्शन। हम लोग पढ़े एफ इक्वल टू एम में, पर ये जो है कई बार आपको, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, अब ऐसा फोर्स लग रहा है इस पे, तो अब ऐसा सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग इसको ना एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आपको मैं कुछ स्टेप लिखा देता हूं, उस स्टेप को आप लिखिए, हमेशा सेकेंड लॉ उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखिए, स्टेप लिखिए, प्रोसेस या स्टेप, 2-3 स्टेप में सेकेंड लॉ यूज करने का स्टेप, सेकेंड लॉ कैसे यूज होगा। पहला लिखिए आइडेंटिफाई द सिस्टम एंड सराउंडिंग। पहली चीज लिखिए आइडेंटिफाई द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा, सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है अभी पूरा लिखने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा, फिर भी मोटी मोटी बातें समझिए। सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सिस्टम वो ग्रुप होगा, चाहे उसके अंदर एक पार्टिकल हो या बहुत सारा पार्टिकल हो, जिसके अंदर कॉमन पैरामीटर हो काइनेमेटिक्स का,
काइनेमेटिक्स का पैरामीटर मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीजें। जैसे मानो एक कार चल रहा है, तो कार जो है वो कोई सिंगल बॉडी नहीं है, कार है, उसके अंदर पैसेंजर है, कार के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट है, उसका व्हील है, उसका स्टीयरिंग है, उसका सीट है। लेकिन वो जब भी कार चलेगा तो कार का व्हील हो, कार के अंदर बैठा आदमी हो, सबका वेलोसिटी क्या होगा? सेम। सबका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम। सबका एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। तो पूरा कार हमारे लिए क्या हो गया? एक सिस्टम। और बाकी सब कुछ उसके आसपास क्या हो गया? सराउंडिंग। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पहला स्टेप होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग आइडेंटिफाई करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पाइए। दूसरा, अब उसके बाद हम सिस्टम का जहां, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किसका करते हैं? सिस्टम का। तो जो भी हमारा सिस्टम है जिसको मुझे सॉल्व करना, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो लिखिए ड्रॉ FBD, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तीसरा स्टेप लिखिए। अब मानिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय ही तीसरा स्टेप को भी आपको ध्यान रखना है कि मान लो FBD बनाना है, फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में है, तो हम इसको ना एक्स और वाई में, यही एक्सिस हो गया कि एक अप्रोप्रिएट एक्सिस में हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो तीसरा स्टेप लिखिए चूज अप्रोप्रिएट एक्स एंड वाई एक्सिस, चूज अप्रोप्रिएट एक्स एंड वाई एक्सिस एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट। एज पर रिक्वायरमेंट मैंने क्यों बोला कि जरूरी नहीं है कि हॉरिजेंटल ही एक्स एक्सिस होगा। एक्स और वाई एक्सिस का मतलब है दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हो सकता है कभी आपको इस डायरेक्शन को एक्स मानना पड़े, मान लीजिए, पर अब वाई ऐसा मानना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जैसा रिक्वायरमेंट है, जिससे इजी वे में सॉल्व हो जाए, उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए रिजॉल्व ऑल फोर्स, resolve all force, resolve all force along chosen axis, along chosen axis। जो एक्सिस आपने चूज किया है, ये सब एक्सिस के along आप फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे, chosen एक्सिस। अब देखिए ये जो पहला तीन स्टेप है ना, तीनों स्टेप को हम लोग मिलाकर करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय ही हम उसका फोर्स का कंपोनेंट भी कर देंगे, एक्सिस भी डिसाइड कर लेंगे, सब काम एक ही साथ हो जाएगा। पर लिखाने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया कि ठीक है, एक बार सिस्टम सराउंडिंग मिल गया, अब हम फोकस करेंगे सिस्टम पे, सराउंडिंग को छोड़ देंगे। अब सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब, फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने क्या बताया कि सिर्फ वो फोर्स के बारे में सोचना है जो फोर्स क्या है, बॉडी पे लग रहा है। बॉडी लगा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप एक बार फोर्स पे कंसंट्रेट हो गए। अब फोर्स कुछ अजीब सा डायरेक्शन में, तो आपने एक्सिस चूज कर लिया। और अभी मैंने क्या लिखा है, अब जो फोर्स है, अगर मैंने ये और ये एक्सिस किया तो इसका एक ये कंपोनेंट लगा देंगे एफ कॉस थीटा, और ये बना देंगे एफ साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके, और सबसे लास्ट स्टेप लिख लीजिए नाउ अप्लाइड न्यूटन सेकेंड लॉ सेपरेटली, now applied Newton's second law separately along each axis, separately along each axis, सभी एक्सिस के लॉन्ग सेपरेटली हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देंगे। और नीचे ये लिख दीजिए, यही है न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू ma। पर वो फोर्स नेट फोर्स होता है, तो टोटल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, टोटल फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन है तो जेड डायरेक्शन भी ले लेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बस आज की क्लास में यही 5 स्टेप प्रैक्टिस करना है, और जो आपकी नीट का जो एग्जाम का लेवल है, उस लेवल में बस आज वाली जो क्लास है इतने से ही क्वेश्चन आता है। अगर फ्रिक्शन एक एक्स्ट्रा फोर्स जब लाएंगे तो बस फोर्स सीखेंगे। तो बस इतना ही है, सिस्टम पकड़िए और उस पर काम कीजिए। आइए, चलिए अब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं।
ये सब बहुत फेमस केस है, आपकी सब पीवाईक्यू ही है, आपकी एग्जाम में सब आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है आपको कि M2 ग्रेटर है M1 से, देन फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, आइए अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी जो हम लोग 5 स्टेप लिखे उस पांचों स्टेप को इस पर एक बार प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद से आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 था कि सिस्टम और सराउंडिंग पहचानिए। ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग का मतलब, मैंने सिस्टम का मतलब क्या बताया? सिस्टम का मतलब वो चीजें जिसमें सेम हो। क्या सेम हो? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें सेम हो। ठीक है, एक बात बहुत ध्यान से देखो, M2 अगर ज्यादा है तो आपका M2 नीचे जाएगा, M1 ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर M2 नीचे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, ये ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ। अब दो बातों का डिसीजन लीजिए, ये जो है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी M1 का और M2 का क्या सेम होगा? M1 और M2 का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम होगा या अलग होगा? आंसर है मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, पर डायरेक्शन साफ साफ दिख रहा है, क्या है? अलग। बात समझ पा रहे हैं? तो हम एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम नहीं बोल सकते, यानी कि M1 और M2 सिंगल सिस्टम नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? M1 M2 सिंगल सिस्टम नहीं है। सिंगल सिस्टम होता है, जैसे कार एक सिंगल सिस्टम है, तो कार का वेलोसिटी आगे की तरफ है तो उसके बैठा पैसेंजर पीछे की तरफ नहीं जा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर यहां तो ये हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, मतलब दोनों अलग सिस्टम है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तीसरी चीज है, ये जो पुल्ली है, ये आइडियल पुल्ली बोलते हैं, मासलेस पुल्ली। ये जो पुल्ली है, पुल्ली एक ही जगह रुका हुआ, मतलब इसका तो वैल्यू भी अलग है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सब कुछ अलग अलग सिस्टम है। क्या ये मेरी बात समझ पाए? तो अब आपको एक एक सिस्टम पकड़ना पड़ेगा। एक सिस्टम M1 है, एक सिस्टम M2 है, एक सिस्टम पुल्ली है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो तीन आपके पास यहाँ पे सिस्टम है। अब जो जो सिस्टम में जरूरत पड़ेगा हम लोग काम करेंगे। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, सिस्टम हम पहचान लिए, क्लियर है ना? आइए दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप बोले कि अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के लिए रेडी होंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए रेडी कैसे होगे? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब आपको फोर्स निकालना है। तो ठीक है, अब सोचो इस पे कौन कौन सा फोर्स है। तो M1 पे आइए, कौन कौन सा फोर्स? एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशन, आप अलग डायग्राम में काम करना, मैं इसी में कर रहा हूं। एक नीचे की तरफ M1G, और इस पे कौन सा फोर्स है? टेंशन ऊपर की तरफ, क्लियर है ना? अच्छा, ये पूरा स्ट्रिंग सेम, तो यही टेंशन इसमें भी, क्लियर है ना? यहां पे भी टेंशन ऊपर की तरफ, और यहां पर M2G नीचे की तरफ, क्लियर है ना? ओके, और आइए देखिए, फोर्स के किसी भी इक्वेशन में वेलोसिटी आता नहीं है, तो वेलोसिटी का कोई काम नहीं पड़ेगा आपको। एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है, ए एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने A1 A2 नहीं लिखा, पर डायरेक्शन दिखा दिया हूं। तो अब देखिए, अब एक्सिस चूज करना है। ठीक है, एक्सिस क्या चूज करेंगे? तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो देखो, हॉरिजेंटल का कोई मोशन नहीं हो रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपके पास एक ही एक्सिस चूज करना है, तो ये एक्सिस है अपना। अब यहां देखो, ये सिस्टम M1 एक सिस्टम है, मैं अलग से चाहूं तो अलग से बना देता हूं आपको। ये देखो, M1 एक सिस्टम है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दिया, M1G और T। अब मैंने दो एक्सिस चूज कर लिया, एक ये एक्सिस है X और ये एक एक्सिस है Y। ठीक है, अब अपना जो भी फोर्स लग रहा होता है इस सिस्टम पे,
वो सारा फोर्स को मुझे एक्स और वाई में रिजॉल्व करना था, पर मुझे यहाँ क्या दिखा कि ऑलरेडी फोर्स एक्स और वाई में ही है, एक्स में कोई फोर्स ही नहीं है और सारा फोर्स जो है वाई में है। अगर कोई बीच में होता तब हम उसको रिजॉल्व करके एक्स और वाई में लेकर आ जाते। क्या मेरी बात समझ पाए? तो देखो पहले के 4 स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, लिखने के लिए 4 स्टेप लिखे, पर है सब एक ही काम, फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है ना? पहला स्टेप आप सिस्टम आइडेंटिफाई किए, दूसरा स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उस पे लगने वाला सारा फोर्स आइडेंटिफाई किए, तीसरा स्टेप आप एक्सिस चूज किए, चौथा स्टेप आपका जितना फोर्स था वो एक्सिस के लॉन्ग उसको रिजॉल्व कर दिए। क्लियर है? अब लास्ट स्टेप क्या करना है, हर डायरेक्शन में सेकेंड लॉ लगाना है। तो यहाँ एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन का यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं है, बचा सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन, बचा सिर्फ और सिर्फ आपका वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो लगा दीजिए वाई डायरेक्शन में समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू एम और ए इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, दोनों एक्सेलेरेशन वाई डायरेक्शन में। अब ये जो है दोनों सिस्टम के लिए लगाएंगे, M1 के लिए भी और M2 के लिए भी। मेरी बात समझ पा रहे? ओके, अभी देखो आप समझ गए, मैं यहीं पे सारा काम कर दिया हूं, तो इसको अलग से बनाने का कोई जरूरत नहीं है, तो मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। अब चाहो तो अलग से बना देना। चलो ये चीजें हम लोग दोनों सिस्टम में लगाएंगे। पहला सिस्टम में लगा दें नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना है इसमें, समेशन ऑफ ऑल फोर्स या नेट फोर्स बातें किए, तो T ऊपर M1G नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन हो तो सिंपली माइनस करते हैं, तो सीधा माइनस करेंगे। अब किसमें किसको माइनस करेंगे, ज्यादा में कम को माइनस करेंगे। ज्यादा कौन है, जिधर बॉडी जा रहा है उधर ज्यादा, तो ज्यादा है T। क्लियर है ना? तो हो गया T माइनस M1G शुड बी इक्वल टू M। M1 एक्सेलेरेशन है A। क्लियर है ना? इसका आ जाइए, इसका ज्यादा फोर्स कौन है, M2G नीचे जा रहा है, ये हो गया M2G माइनस T इक्वल टू M2A। क्लियर है ना? अब कोई काम ही नहीं बचा आपका। अब इसको दो इक्वेशन, दो अननोन, दो चीजें मुझे निकालना था, एक्सेलरेशन और टेंशन। इसके बाद क्लास 10th का काम है, दो इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो T से T कैंसिल हो जाएगा, ये बचा M2G माइनस M1G इक्वल टू, अच्छा देखो अभी ना ऐड ही कर रहे हैं, ये ऑलरेडी प्लस माइनस था, इधर ऐड कर दिए M1A प्लस M2A, तो G कॉमन ले लिए, तो ये हो गया M2 माइनस M1, और यहाँ A कॉमन ले लिए M1 प्लस M2, तो A को इधर भेजोगे तो हो जाएगा M2 माइनस M1G बाय M1 प्लस M2। क्लियर है ना जी? और एक बार एक्सेलेरेशन मिल गया तो किसी भी इक्वेशन में रखकर टेंशन निकाल लीजिए। क्लियर है? देख लो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखकर टेंशन निकाल लीजिए। ये सारा स्टेप आपको ध्यान में रखना है। बस आज की क्लास में यही करना है, ये कर लो जल्दी से, फिर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप जल्दी कर पाए अपनी स्पीड पे काम करें। बस ये सारी चीजें आपको आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ये 11th में किए होंगे, पिछले साल भी किए होंगे, जब भी किए होंगे, एकदम बेसिक चीजें हैं। इतनी चीजें है ही लॉज ऑफ मोशन में, और कुछ है ही नहीं। बातें समझ पा रहे हैं? बस आपको सही तरीके से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने का मतलब है रुका नहीं रहना। T निकालो, आधा बच्चा रुका हुआ है। प्रैक्टिस में तो यही है ना जी, T निकालो खुद से, किसी दोनों में से किसी इक्वेशन में रखिए। अच्छा अभी वैल्यू लेकर काम नहीं करेंगे, एग्जाम में वैल्यू आएगा तो सॉल्व कर देंगे। अभी बस हम लोग डाटा लेकर काम करेंगे, मतलब मास 10 केजी नहीं लेकर M1 मानेंगे, M2 मानेंगे, एक्सेलेरेशन A मानेंगे। ठीक है, चलिए इसको जल्दी करिए।
तब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप टेंशन निकालिए, तब तक मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। आप फिर से आप डायग्राम में काम नहीं करेंगे, आप अलग काम करेंगे, नहीं तो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन और डायग्राम समझ में नहीं आएगा। हाँ बोलो। हाँ हाँ, वेट 10 kg है तो मास 100 kg होगा। नहीं, दोनों मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है, यही ना आधा घंटा समझाए थे शुरू में। वेट क्या है एक, बोलो। अरे पागल, नॉर्मल रिएक्शन तो बोल रहा है ग्रेविटी। कल सीखे थे पूरा लिफ्ट में वेट किसको लिख रहे थे, एमजी को लिख रहे थे या एन को लिख रहे थे? तो वेट एक नॉर्मल रिएक्शन है। जैसे आप खड़ा हैं तो नीचे का जमीन आप पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए आपको वेट फील हो रहा है। यही आपको कोई हवा में खड़ा कर देता तो आपको फील नहीं होता, क्योंकि नीचे से कोई नॉर्मल लगाने वाला नहीं है। समझ पाए? तो वेट बिल्कुल अलग चीज है और मास बिल्कुल अलग चीज है। मास है आपका मॉलिक्यूलर वेट, आपके बॉडी में जितना मॉलिक्यूल्स है उसका जो वेट है। क्लियर है ना? तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं। आ जाइए। तो अभी अलग क्वेश्चन हम लोग जो स्टेप किए हैं इसी स्टेप को फॉलो करेंगे। आइए। चलिए जी, फिर से M2 ज्यादा है M1 से, M2 ज्यादा है M1 से, आपको फाइंड करना है फिर से टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ओके, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। देखिए ये सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, उससे खुश नहीं होना है। आपका बस काम इतना है कि आपकी स्पीड बढ़ाना है। मुझे पता है आपको आ रहा है, फिर भी मुझे कराने का मतलब बस इतना है, कराने का सिर्फ मतलब इतना है कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। इधर टेंशन निकाल लिए थे ना? ठीक है, जो करना है करो जल्दी जल्दी। लास्ट 1 मिनट मैक्सिमम आगे के बच्चों का हो गया है, बस देखो पीछे वाला पता नहीं किए नहीं किए। आप 1 मिनट और दे रहे हैं, आप जल्दी से कंप्लीट करें, फिर मैं बोर्ड पे करूंगा, आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तब तक मैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूं। मैं कुछ भी आज एक्स्ट्रा नहीं कराने वाला हूं, पूरी क्लास यही जितना 5-7 क्वेश्चन हो जाए यही आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं लिख रहा हूं, इसकी एक्सेलरेशन m2g लो m2g बाय m1 प्लस m2 और t है अपना m1 m2g डिवाइडेड m1 प्लस m2। प्लीज आप सभी बोलिए कि सही सही यही आया। लो, ये नहीं आया है तो सही। अच्छा कितने बच्चों का नहीं आया पीछे, एक तो समझा, और बाकी लोगों का आ गया? पूरी क्लास में सिर्फ एक का नहीं आया? देखो ना कैसा झूठ बोलने का एकदम एक्सपर्ट है। चलो ठीक है, अभी करते हैं। जिनका हो गया प्लीज इसको कीजिए, ठीक है ना? मैं इतनी स्पेस में इसको करता हूं। जिनका हो गया प्लीज उसे करें। आइए पहला स्टेप, फ्री दोनों सिस्टम अलग है मुझे समझ में आ गया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। M2 ज्यादा है यानी ये नीचे जा रहा होगा, ये आगे जा रहा होगा। फ्रिक्शन बोला नहीं, अपने मन से नहीं लेंगे। तो ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से, ये आगे जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से। इसका फ्री बॉडी डायग्राम नीचे की तरफ M2g, ऊपर की तरफ T, इसका आगे की तरफ T। बस इतना ही है ना जी?
अच्छा, एक और फोर्स होगा यहां पे, नॉर्मल ऊपर और नीचे M2G, सॉरी M1G, और इस पे लग रहा होगा नीचे से नॉर्मल। यहां पे नॉर्मल कुछ होगा नहीं क्योंकि कोई सरफेस कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, अब दो सिस्टम अलग अलग एक्सिस देखो, इसमें सभी का सभी मुझे देखकर ही समझ में आ गया एक ही एक्सिस में, वाई एक्सिस में। क्लियर है? यहां भी या तो एक्स में या वाई में, तो रिजॉल्व वाला कहानी अभी भी नहीं है, यहां आएगा, जरूरत पड़ेगा रिजॉल्व का। ये कुछ एंगल पे ना, तो यहां रिजॉल्व जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब बस दोनों के लिए मुझे इक्वेशन लिखना है। चलिए M2 के लिए लिखते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू Ma, नीचे जा रहा है यानी M2G माइनस T इक्वल टू M2A, ये एक इक्वेशन हो गया। इसके लिए लगाओ ध्यान, देखो वर्टिकल इक्वेशन अगर बनाते हैं एक, तो हमें लिखना पड़ेगा N इक्वल टू M1G। बहुत ध्यान से समझना, अगर इसमें y एक्सिस लेते हो तो y एक्सिस में कोई एक्सेलेरेशन है क्या? नहीं, यानी y एक्सिस का नेट फोर्स क्या है? 0। यानी कि मुझे समझ में आ गया कि n का वैल्यू mg के बराबर है, ये इक्वेशन 2 मान लो। और तीसरा, हॉरिजॉन्टल में एक एक्सेलेरेशन है a, यानी फोर्स है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन कितना? एक ही फोर्स ही है t, तो t इक्वल टू क्या मिला? M1A। क्लियर है ना? चलिए जी, ये हो गया अपना इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 यूज करके 1 में डाल दो, t का वैल्यू a मिल जाएगा। तो पुटिंग t इक्वल टू M1A इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हो गया M2G माइनस M1A इक्वल टू M2A। सब a को एक साइड कर देंगे, M2G इक्वल टू M2A प्लस M1A, ये हो गया M2G इक्वल टू a कॉमन लिए M1 प्लस M2। तो a निकालने के लिए इसको नीचे भेज देंगे। आई होप इसके नीचे पीछे नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं। तो a इक्वल टू हो गया M2G बाय M1 प्लस M2। और जैसे ये a आया तो देखो उसमें सिर्फ M1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, t मिल जाएगा, है ना? तो बस ठीक है, जिनका नहीं आया प्लीज नोट कर लें। आप नोट करते समय टी भी बना लें। टी इक्वल टू हमारा इक्वेशन है M1A, यानी कि M1 इंटू ये पूरा M2G बाय M1 प्लस M2। ठीक है, एक्सेलेरेशन और टी आपका मिल चुका है। आप इसे लिख लें और इस क्वेश्चन पे फोकस करें। 2 मिनट और लीजिए, 2 मिनट और लीजिए, इस पे लेकर आइए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप 2 मिनट के बजाय 3 मिनट ले लिया करो, पर डायग्राम क्वेश्चन का अलग रखो, और जब इस टाइप का सॉल्व करते हैं उस समय अलग रखिए, नहीं तो रिवीजन के समय बहुत दिक्कत होगा। मेरी बात समझो, स्पेशली जो बच्चे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, है ना? इसका आप लोग कर लिए, मैं आंसर लिख दे रहा हूं। चलिए देखिए, आंसर मिला लीजिए। आपका एक्सेलेरेशन है M2G साइन थीटा बाय M1 प्लस M2, और टेंशन है आपका M1 M2G साइन थीटा, सेम है, सिर्फ इस बार साइन थीटा कंपोनेंट आ गया। तो क्या आप लोग बोल रहे हैं सभी का यही आया? चलो देखो, एक क्वेश्चन करने से इंप्रूव हुआ। हेलो, कुछ बच्चे हैं जिनका नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, दूर दूर तक नहीं आया। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर सकते हैं? टेंशन नहीं आया, एक्सेलेरेशन आया सेम, तब तो आना चाहिए, इसमें लगा दो ना। ये बॉडी आगे जाएगा सिर्फ टी के कारण ही ना।
तो यहां लगा दीजिए टी इक्वल टू m1a, है ना, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। हाँ, एक्सेलरेशन भी नहीं हुआ, तो आइए सब कुछ करते हैं। देखो इसका तो फ्री बॉडी डायग्राम यही है। अच्छा ये भी समझे, ये अगर ए से नीचे जाएगा तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना रहेगा, ए ही। तो इसका इक्वेशन तो बन गया टी इक्वल टू m1a। इसके लिए आइए, इसका मुझे समझ में आया, नॉर्मल लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में नॉर्मल, ठीक है। अच्छा कल याद है, कल मैंने डायरेक्ट कंपोनेंट याद करवा दिया था क्या, इसका एक्चुअल में तो लगेगा ऐसा mg, होगा तो ऐसा mg, पर मैं ऐसा नहीं लूंगा, मुझे एक्सिस के लॉन्ग चाहिए ना। तो ठीक है, एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर, ठीक है ना। तो प्लेन के अलोंग क्या होता है, साइन थीटा, याद रखिए प्लेन के अलोंग क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा m2g साइन थीटा, और इधर होगा m2g cos थीटा। बातें समझ पा रहे हैं। और एक कौन सा फोर्स है, T, क्लियर है ना। आपको फिर से मुझे समझ में आ गया कि ये डायरेक्शन का कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं है, जो काम होगा इसी डायरेक्शन से होगा। तो अब देखो यहां पर जब एक्सिस, इसका जब एक्सिस लिए हैं, वही मैं बोल रहा था, एक्सिस अपने हिसाब से लेंगे। यहां पर मेरा एक्स एक्सिस ये है, देखो यहां पर मेरा मैं थोड़ा अलग पेन से आपको दिखा रहा हूं। यहां पे मेरा एक्स एक्सिस ये है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। और ये हमारा वाई एक्सिस है, पर यहां पर हमारा एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। क्या मेरी बात समझ पाए। तो जहां पे जो जरूरत पड़ा वैसा एक्सिस मैंने लिया, ऐसा जरूरी नहीं। अब यहां पर ऐसा एक्स एक्सिस लोगे तो फिर कंपोनेंट अलग तरीके से तोड़ना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो जहां पर जो आपको सूट करे वैसा एक्सिस ले सकते हैं। आइए, तो मुझे यहां दिख गया कि हर फोर्स ऑलरेडी एक्सिस के लॉन्ग ही है, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। आइए जी, तो इसके लिए इक्वेशन लिखो। तो इसके लिए इक्वेशन बन जाएगा T शुड बी इक्वल टू m1a, एक इक्वेशन हो गया आपका। उसके लिए इक्वेशन बनाइए, ज्यादा फोर्स कौन है, नीचे लगने वाला, यानी m2g साइन थीटा ज्यादा है। तो बन गया m2g साइन थीटा माइनस T इक्वल टू m2a, ये इक्वेशन 2 बन गया। मुझे बताओ 1 और 2 क्लियर है, क्लियर ना। ठीक है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, ए निकालना है, टी टी कैंसिल कर दो, दोनों को जोड़ दो, या ये टी की जगह इसकी वैल्यू रख दीजिए। ये वैल्यू जब इसमें रखोगे, देखो ये बन गया m2g साइन थीटा माइनस टी की जगह ये वैल्यू रखा m1a इक्वल टू m2a, ठीक है। ए मुझे निकालना है, दोनों को एक साथ कर दीजिए, m2g साइन थीटा इक्वल टू m1a प्लस m2a, ए कॉमन m1 प्लस m2। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, इतना डिवाइडेड ये m1 प्लस m2। और जब एक्सेलेरेशन हो गया तो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 t इक्वल टू m1a, यानी m1 इंटू ए का ये वैल्यू डाल देंगे, m2g साइन थीटा डिवाइडेड m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा मैं अभी समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको भी एक्सिस मानना कोई जरूरी नहीं है ना। वो तो मैं आपको समझा रहा था कि आपको वो पांचों स्टेप दिमाग में बैठ जाए, वो 5 स्टेप आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है ना। आइए जल्दी से डायग्राम एटलीस्ट कंप्लीट करो, मैं दूसरी क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो कुछ कुछ स्टेप आपको एकदम याद कर लेना है, जैसे जब भी इंक्लाइन प्लेन होगा तो प्लेन के लॉन्ग क्या रहेगा, साइन वाला कंपोनेंट। ये क्या हो रहा है, प्लेन के लॉन्ग हमेशा रहेगा साइन वाला कंपोनेंट, और प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा होगा
कॉस वाला कंपोनेंट है ना, आपको तोड़ने ताड़ने वो सब रिजॉल्व करना हमेशा जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी से इसे कंप्लीट करें, जल्दी से कंप्लीट करें, मैं डायग्राम मिटाने वाला हूं। चलिए जिनका बाकी है जल्दी से करो, मैं तब तक यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। आ जाइए, ईमानदारी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन सेम है, फाइंड टी एन ए। ठीक, चलिए आज की क्लास के बाद आपका कम से कम इतना हो जाए, कभी भी इसमें तकलीफ नहीं हो कीजिए। और धीरे, जैसे आपसे लास्ट 3 क्वेश्चन बन गया तो सोचिए इस क्वेश्चन को और फास्ट करने की, पिछले से थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए सही हो रहा है गलत हो, हर स्टेप में आप वरी रहेंगे सही गलत सही गलत, तो आपका स्पीड बहुत ये हो जाएगा, रुक जाएगा। कॉन्फिडेंस रखिए कि जो हम कर रहे हैं सही ही होगा, और एक बार फाइनल आंसर तक आ जाइए। फिर अगर मिस्टेक हो तो उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई कीजिए, वहां स्टार लगाइए कि वहां आपकी हैबिट है थोड़ा गलती करने का। पर ऐसा हर स्टेप में मत सोचिए सही गलत, उससे स्पीड आपका बहुत स्लो हो जाएगा। गाड़ी चलाते समय हम हमेशा सोचते हैं क्या सही चला रहे हैं सही चला रहे हैं, है ना, वो तो सीखते समय कर रहे होते हैं। तो अब सीख गए आप, अच्छा ड्राइवर हो गए, बस 100+ स्पीड ले जाइए। मैं बोर्ड पे आंसर लिख रहा हूं, प्लीज जिनका हो गया मिलाएं। एक्सेलेरेशन आपका आया m2 माइनस m1 साइन थीटा जी। जी मैंने कॉमन ले लिया, आप अलग भी रखे होंगे कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा ही एक्सप्रेशन होना चाहिए, थोड़ा अलग है कोई दिक्कत नहीं, अब आप साथ में रखे होंगे कोई बात नहीं। m2g माइनस m1g साइन थीटा, कोई बात नहीं, ओके। टेंशन आपका आ जाएगा m1 m2g बाय m1 प्लस m2, और मेरा पास है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, आपका जो भी आंसर आया 1 मिनट और समय लो, देखो क्या इस फॉर्मेट में ला सकते हैं। यहाँ तो एग्जैक्ट आ गया होगा, यहाँ पे ठीक है, आप कॉमन नहीं लिए होंगे, इतना प्लस इतना साइन थीटा ऐसा कुछ आया होगा। लीजिए 1 मिनट और समय लीजिए, चेक कीजिए, और अगर नहीं आया तो जरा खुद से एक बार मिस्टेक खोजो तो पता चल जाएगा कहाँ मिस्टेक है। और बॉडी ये भी यही एक्सेलेरेशन से जाएगा। ठीक है, चलिए पहले ये चेक करिए आप ना इक्वेशन सही लिखे या नहीं लिखे हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूं, तो एक इक्वेशन बन गया, देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ज्यादा m2g है, तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, ये एक इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, अच्छा यहां पर ना एक कंपोनेंट हम लोग छोड़ दिए, कौन सा, mg वाला, है ना, इस पे mg भी तो लग रहा होगा। तो बताओ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन दो ही mg होगा, एक्चुअल mg ऐसा होगा, तो इधर बन जाएगा क्या, m1g साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट का तो कोई यूज ही नहीं है तो उसको छोड़ दो, आपको मेन यही कंपोनेंट चाहिए। ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है तो बन गया t माइनस m1g साइन थीटा इक्वल टू m1a। चलो स्टेप बाय स्टेप बात करते जाइए, बताइए क्या ये दोनों इक्वेशन सही है हमारा, मतलब आपका सही है ना। ठीक है, इसके बाद फिर से क्या किए, t को कैंसिल किए होंगे, साफ साफ दिख रहा है, एक प्लस एक माइनस जोड़ दो दोनों को, t कैंसिल हो गया, तो आपका बचा m2g
माइनस m1g साइन थीटा इक्वल टू m2a प्लस m1a। अब आपको a निकालना है, साफ साफ समझ में आ रहा है, देखो सेम आ गया ना, अब तो आ ही गया आपका। इधर g कॉमन ले लिए तो बचा m2 माइनस m1 साइन थीटा, इधर a कॉमन लिए तो बचा m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा, देख लो। इसके बाद ये स्टेप क्लियर है ना। अब फिर ये a का वैल्यू दोनों में से किसी में रखोगे, ये स्टेप आ जाएगा। मैं इधर मिटाकर डायग्राम बना रहा हूं। एक m1 एक m2 सिस्टम ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है जी। कहानी में सेम। चलिए सेम कहानी, लग जाइए तुम जल्दी जल्दी। एक बार पूरी क्लास बोल दे, आपने टीवी ले आया, हे आत्माओं ले आए, क्यों नहीं लाया, अब क्या दिक्कत हो रहा है। ये ए का वैल्यू रखने से आया नहीं, क्यों नहीं आ रहा है। ए तो ला ही दिया ना मैं यहाँ के बाद, ये तो अब इस ए का वैल्यू इसमें रखो या इसमें रखो, टी आ जाएगा। क्या मुझे लाना है टी, या आ गया, आ गया ना, कहाँ दिक्कत हो रहा है। ये जो ए का वैल्यू आया, चलो जो बच्चे कर रहे हैं उसको करो, मैं यहाँ दिखाता हूं। इसमें यहां से देखो, छोड़ दो इस बात को ही, तुम छोड़ दो। चलिए इसमें a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे को इधर भेजोगे तो g m2 माइनस m1 साइन थीटा बाय m1 प्लस m2, ये आ गया। अब इक्वेशन 1 या 2 में a का वैल्यू रखिए, आइए देखिए इधर रखते हैं। चलिए इक्वेशन 1 से, हाँ नहीं तो 2 से रख दो, उसको उधर भेज देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं पुराने क्वेश्चन का कंप्लीट कर रहा हूं, आप लोग उसे जल्दी से करें। इक्वेशन 2 में देखो, इसको उधर भेज दे रहे हैं, तो t इक्वल टू हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा m1a प्लस m1g साइन थीटा, ठीक है जी। इसमें देखिए m1, ओके, a का वैल्यू डालना ही पड़ेगा, पहले डाल दो a का वैल्यू, फिर कॉमन वगैरह लेंगे, ठीक है। तो देखिए m1 और a का वैल्यू डाला, g m2 माइनस m1 साइन थीटा बाय m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस m1g साइन थीटा, ठीक है। अब क्या किए, आप पूरे में एलसीएम ले लो m1 m2, इसके साथ m1 m2 आएगा, फिर इतनी चीजें कॉमन आ जाएगा। आइए इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखो m1g, नहीं तो आप पूरा कंपोनेंट पूरा ब्रैकेट ही ओपन कर दो, सबसे अच्छा, ठीक है। तो m1 m2g माइनस, देखो ये हो गया m1 स्क्वायर m1 m2 g साइन थीटा डिवाइडेड m1 प्लस m2 और प्लस m1 g साइन थीटा,
ठीक है, सही है ना? ओके, आपका M1 प्लस M2 पूरे में ले लिए, M1 M2G माइनस स्क्वायर, लेकिन नहीं आना चाहिए था, चलो ठीक है, देखते हैं। G साइन थीटा प्लस, देखो ये M1G साइन थीटा और M1 प्लस M2 ये रहेगा, ठीक है। ओके, बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, G कॉमन ले सकते हैं दोनों में, और क्या कॉमन ले सकते हैं, M1, ठीक है ना? तो इसको इसी फॉर्मेट में रखना चाहिए था, इसको इसी फॉर्मेट में रखते तो आ जाता। आ जाइए, कोई बात नहीं, सभी में आप क्या कॉमन ले लो, M1G साइन थीटा पूरा कॉमन ले लीजिए, M1G साइन थीटा ये कॉमन ले लिए, तो देखो यहां बचे, सॉरी साइन थीटा नहीं कॉमन आएगा, M1G सिर्फ कॉमन आएगा। ओके, M1G आप कॉमन लिए, तो इधर बचा M2 माइनस साइन थीटा, G तो आपका आ चुका है बाहर, अच्छा इसमें एक और M1 भी बच गया है ना, स्क्वायर है तो, और प्लस M1G कॉमन ले चुके हैं, तो बचा साइन थीटा इंटू M1 प्लस M2, और नीचे आपका M1 प्लस M2, ठीक है। देखो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये M1 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा उसके साथ, तो M1G M2 माइनस M1 साइन थीटा, और इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो M1 साइन थीटा प्लस M2 साइन थीटा डिवाइडेड M1 प्लस M2, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो बचा है दोनों में देखो M2 M2 है, बाहर निकाल दो, M1 M2G, यहां बचा 1 और यहां बचा है साइन थीटा, और M1 प्लस M2 यही था ना, 1 प्लस था तो प्लस ही लिख दो, माइनस क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई ये देखो ना, प्लस साइन है तो, है ना? चलिए, ओके, ये तो पुराना वाला था, इसे इस पे आप लोग फोकस करो, जिनसे नहीं हुआ था उनके लिए मैंने कर दिया। अभी का क्वेश्चन तो ये है आपका, प्लीज जल्दी करें। बोलो, होगा एग्जाम में तो न्यूमेरिकल में वैल्यू रहेगा तो आसानी रहेगी। देखिए मैक्सिमम बच्चे रुक गए, मतलब आप सभी का ये हो गया। आइए मैं उसका आंसर लिख रहा हूं, इसे मिटाने वाला हूं, अगर किसी का रिमेनिंग है जल्दी से कंप्लीट करो। इसकी मेरे पास फाइनल आंसर सिर्फ एक्सेलेशन का है, तो मैं एक्सेलेशन का लिख दे रहा हूं, टेंसर में वैल्यू पुट कर देना किसी इक्वेशन में। आइए मैं इसे मिटा रहा हूं, तो देखिए आपका एक्सेलेशन आया है करंट वाले क्वेश्चन में M2 अल्फा बीटा है ना, हाँ
m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा इंटू जी, आप साथ में भी जी को रख सकते हो, डिवाइडेड m1 प्लस m2। क्या एक्सेलेरेशन यही है आपका? चलिए, इस बार पूरी क्लास का आवाज जैसा लगा। फिर एक्सेलेरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, हमारा टेंशन आ जाएगा। मतलब मान लो आप सीख गए, बहुत बुद्धिमान जैसा भी हो गए। क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो अभी तक जितना क्वेश्चन था ना, सब में सिस्टम अलग अलग ही था। यहाँ m1 m2 सेम सिस्टम है या अलग सिस्टम है? अलग, क्योंकि इसकी एक्सेलेरेशन कुछ अलग डायरेक्शन में, इसकी अलग डायरेक्शन, कुछ सेम सिस्टम वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना? आइए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखो ये m1 है, एक स्ट्रिंग से m2 के साथ फिक्स है। m2 पे किसी ने फोर्स लगाया है F। फिर से आपसे वही बोला है, फाइंड Tn A या ANT जो भी हो। ओके जी, बहुत ध्यान से देखिए। फिर से अब ध्यान से समझो, मुझे बताओ m1 m2 का एक्सेलेरेशन सेम या अलग? सेम। मान लो इसको ये खींचेगा, m2 किसी एक्सेलेरेशन से जा रहा होगा इधर, तो पहली बात ये भी एक्सेलेरेशन तो उतना ही लेगा, और इस बार डायरेक्शन भी दोनों का क्या रहेगा? सेम। तो क्या हम m1 m2 दोनों को मिलाकर सिंगल सिस्टम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो हमारे लिए ये पूरा एक ही सिस्टम हो गया। हमारे लिए ये पूरा एक ही सिस्टम हो गया। क्लियर है ना? आइए, तो एक ही सिस्टम हो गया, तो हम इस सिस्टम को ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि एक हमारा सिस्टम है जिसका मास कितना हो गया? m1 प्लस m2। पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया? m1 प्लस m2। और सिस्टम पर एक ही फोर्स लग रहा है F। बाकी दो फोर्स दिखा सकते हैं, नीचे दिखा सकते हैं m1 m2 जी, और ऊपर दिखा सकते हैं कुछ नॉर्मल वगैरह जो भी हो, अलग अलग भी दिखा सकते हैं, एक भी दिखा सकते हैं, पर ये अपने कोई काम का नहीं है वर्टिकल। बात समझ पा रहे हैं? तो मैं इस फोर्स में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, आपका इंटरेस्ट है सिर्फ हॉरिजेंटल डायरेक्शन से। तो बताओ इस समय क्या लगाओगे? F इक्वल टू एम ए, यानी F इक्वल टू m है m1 m2 और एक्सेलेरेशन है a। पूरा सिस्टम ही एक्सेलेरेशन से जा रहा है, तो a का वैल्यू आ गया F बाय m1 प्लस m2। क्या मेरी बात समझ पाए? तो एक्सेलेरेशन तो डायरेक्ट निकल गया। अब बोला गया इसका टेंशन निकालो। दिक्कत है टेंशन सिस्टम के अंदर है, तो अब ना थोड़ा अलग सिस्टम मानना पड़ेगा। अलग मतलब दोनों का इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, तभी टेंशन आएगा। पूरा एक साथ ले लेंगे, चूंकि हमारा मोशन में इन्वॉल्व होता है एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ। अगर ये पूरा सिस्टम ले लिए तो टेंशन क्या हो गया इसका? इंटरनल फोर्स, तो वो आपके इक्वेशन में आएगा ही नहीं। तो अब टेंशन निकालना है सिर्फ इसलिए, अगर नहीं निकालना होता तो हमें करना ही नहीं पड़ता। टेंशन निकालना इसलिए m1 को अलग m2 को अलग मानना पड़ेगा। तो अगर मानते हैं सिर्फ m1 का डायग्राम बनाओ, सिर्फ m1 का, तो देखो सिर्फ m1 में क्या आगे एक तरफ लग रहा है T टेंशन, m1 में सिर्फ लग रहा है टेंशन T, और m1 भी जा रहा है एक्सेलेरेशन से, T इक्वल टू हो जाएगा m1a, नेट फोर्स इक्वल टू ma। तो T इक्वल टू हो गया m1 और एक्सेलेरेशन का वैल्यू है F बाय m1 प्लस m2। क्लियर है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? तो मेरा इस क्वेश्चन में कराने का मतलब ये था कि अगर कभी सिंगल सिस्टम मानने से आसान हो जाए तो मान लेंगे, पर जबरदस्ती नहीं मानेंगे। जैसे पिछले दो तीन जो भी क्वेश्चन किए उसमें मान ही नहीं सकते थे, यहाँ ऑप्शन है आपके पास मानने का, क्योंकि दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है, वेलोसिटी सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
अगर दोनों को सिंगल नहीं मानोगे तब भी सॉल्व होगा। अगर इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम जैसे ये बनाए, इसका भी अलग बनाओ, फिर दो इक्वेशन, ऐसा तो सॉल्व हो जाएगा। पर मान लो सिर्फ मुझे ना एक्सेलेरेशन निकालना होता तो मैं उतना दो दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है, एक बार पूरा सिस्टम बना के करता, एक बार करता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको सभी अप्रोच क्लियर होना चाहिए। चलिए जल्दी से कंप्लीट करें। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करके हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे, जल्दी करें। ये हो गया ना हम सभी का? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, मान लो ये M1 और इसके साथ एक और लगा हुआ है M2। ठीक है जी, एक इधर से लग रहा है फोर्स F। अब आपको बोल रहा है फाइंड करो रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M2, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M2। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M2, M1 और M2 के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। पहले क्वेश्चन को समझो, एक सेकेंड बोर्ड पे ध्यान दीजिए। M1 M2 के बीच का नॉर्मल रिएक्शन क्या? मैंने क्या समझा? नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? कोई भी सरफेस के कांटेक्ट में कोई बॉडी आता है, सरफेस उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। बात समझ पा रहे हैं? M2 का एक सरफेस है, ये दिख रहा है, उसके कांटेक्ट में M1 आ गया तो तुरंत M1 पर M2 एक नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया होगा। क्लियर है ना? इस डायरेक्शन में। और उसी तरीके से M1 के भी सरफेस के कांटेक्ट में आया M2 तो ये भी उसमें लगा दिया होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो वही फोर्स मुझे निकालना है। चलिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। अच्छा मुझे फिर से बताओ, M1 M2 को सिंगल सिस्टम मान सकते नहीं मान सकते? मान सकते। तो एक तो वहीं से डायरेक्ट बना देंगे अगर एक्सेलरेशन वगैरह चाहिए होगा तो। लेकिन जब नॉर्मल रिएक्शन लगाना है तो इस दोनों के बीच वो फोर्स इन्वॉल्व है, तो पूरा एक साथ नहीं लेंगे, तो एक तो अलग करना ही पड़ेगा। पहले क्या करो, मुझे पता है नॉर्मल रिएक्शन इस दोनों के बीच इन्वॉल्व होगा, दोनों में से किसी एक का सिंगल बनाना पड़ेगा। जिसका मन है उसका बनाइए। तो M2 का बना लो। आइए M2 बनाए, बताओ M2 पे एक दो M2 ये G और नॉर्मल इस वाले से तो कोई काम का ही नहीं है, हमें तो ये चाहिए। तो बताओ इस पे इधर से सिर्फ एक ही यही फोर्स लगेगा ना, नॉर्मल फोर्स जो मुझे चाहिए। क्लियर है ना? यही फोर्स आपको चाहिए। क्या यही फोर्स उस बॉडी को चला भी रहा होगा? ये एफ उसको नहीं लग रहा, ये एफ से उसको कोई मतलब नहीं है। याद रखिए, किसी बॉडी पे फोर्स कौन लगाता है? सराउंडिंग। इसके सराउंडिंग में M1 है, ये एफ नहीं है उसके सराउंडिंग में। हाँ एफ इसको धकेला, ये उसको धकेला, वो एक अलग बात है। क्या मेरी बात समझ पाए? चलिए, और ये बॉडी आगे जा रहा होगा किसी एक एक्सेलरेशन से, इसके लिए इक्वेशन बनेगा N इक्वल टू एम ए M2A। अब देखो मुझे ना इसके लिए A चाहिए, तो A पूरे सिस्टम को मान के हम निकाल सकते हैं। हमारे लिए पूरा सिस्टम हो गया एक M1 प्लस M2, और पूरा सिस्टम भी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, पूरे सिस्टम पे एक F फोर्स लग रहा है, तो F इक्वल टू हो गया M1 प्लस M2A। यानी क्या देखो A का वैल्यू क्या आ जाएगा? F बाय M1 प्लस M2। यही हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M2। ठीक है ना? एक और नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पर उसको इन्वॉल्व नहीं, वो ग्राउंड वाला अलग नॉर्मल रिएक्शन होगा। वो ग्राउंड इसको भी देगा इसको भी देगा, वो एक अलग कैलकुलेशन होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? तो प्लीज आज जाइए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 2D कंप्लीट हुआ, अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। लो हे आत्माओं, 2D का सारा क्वेश्चन सॉल्व किए,
क्लासरूम डिस्कशन क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, एटलीस्ट इतना कर लीजिए। इसके आगे इच्छा अनुसार करना, मन हो कीजिए, नहीं मन हो मत कीजिए, पर इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या मेरी बात समझ पाए? एक्सरसाइज 1 पूरा हुआ, एक्सरसाइज 1 है ना। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी सब मिल रहा होगा। 1D में तो थोड़ा बहुत था, क्लियर है ना। संडे को टेस्ट भी देना है, 25 कीजिए। जहां तक हम लोग का फ्राइडे या सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा वहां तक आपका टेस्ट में आएगा। तो 1D 2D ये यूनिट डायमेंशन, ये वेक्टर वेक्टर ये सब तो अच्छे से तैयार कर ही लीजिए, थोड़ा रिवीजन भी शुरू कीजिए। समझ पा रहे हैं? इस चैप्टर से थोड़ा कम किया जाएगा, लेकिन पुराना सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चलो आज यहीं तक करते हैं।